करो। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद A2 पर। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गति की शुरुआत की है, उसके लेक्चर नंबर 2 आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग के प्रकार यानी कि औसत वेग और तथाक्षणिक वेग के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में डिस्कस किया था, देखो पिछली क्लासों में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो अभिक्रिया के वेग जो होते हैं, औसत वेग और तथाक्षणिक वेग के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन उसके आगे जो आज हम पढ़ाएंगे बच्चे, वो कराएंगे न्यूमेरिकल। आज जो कराया जाएगा वो कराया जाएगा बच्चे न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देखो पिछली क्लासों के अंदर, कि अभिक्रिया का जो वेग या दर किसे कहते हैं, इस सारा मैंने आपको लेखा जोखा समझाया था पिछली क्लासों में। फिर मैंने आपको बताया था आप लोगों का क्या औसत वेग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, ठीक है। फिर अगला पेज पे मैंने डिस्कस किया था आपको तथाक्षणिक वेग के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज जो क्लास रहेगी बच्चे, इन सभी टॉपिक की आज की जो क्लास में बात रहेगी वो रहेगी बच्चे न्यूमेरिकल। क्या बात रहेगी देखो आज क्लास में, आज की क्लास में बात करते हैं हम न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। औसत वेग के और तथाक्षणिक वेग के या अभिक्रिया का वेग, सही है, कि सबके हम करते हैं आज न्यूमेरिकल, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि न्यूमेरिकल ही इस टॉपिक से बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। लगभग मैं 8 से 10 न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हूँ और आप बिल्कुल सीखो इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से समझो चीज़ों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरणमिति के रूप में अभिक्रिया का वेग, यानी कि रस समीकरण मिति के रूप में अभिक्रिया का वेग हमें ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, रेट ऑफ रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्टैचुयोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि जो हमारा अभिकारक होता है R, अभिकारक R से क्या बनता है बच्चे, प्रोडक्ट P बनता है, ठीक है। प्रारंभ में अगर हम बात करेंगे, प्रारंभ में अगर हम बात करेंगे तो टाइम कितना मानेंगे हम, 0 मिनट मानेंगे। कितना मानेंगे, 0 मिनट। यानी कि जब टाइम 0 होता है, जब टाइम 0 होता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, तो वहाँ पर जो वेग होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। तो अभी हम प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी मैंने सांद्रता मानी वो R मानी, लेकिन जो इसकी मैंने प्रोडक्ट की जो मानी है सांद्रता, वो क्या मान ली बच्चे, मैंने P मान ली। अब अगर मैं समय t बराबर t मिनट मान लूँ, कितना मिनट मान लूँ, t मिनट मान लूँ, मान लो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में अभिक्रिया हो रही है, तो जितनी देर में, देखो चलो इसको बन मान लो, इसको भी क्या मान लें हम, बन मान लें, तो जो अंतिम सांद्रता रह जाएगी बच्चे वो R2 रह जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा P2, क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि जितने समय में उत्पाद की सांद्रता बनती है, उतने समय, यानी कि उत्पाद का वेग बनता है, उत्पाद का वेग बनता है, उतने ही समय में अभिकारक का वेग क्या होता है, घटता है, सही है। जितने समय में उत्पादक का वेग बनता है, उतने समय में अभिकारक का वेग क्या होता है, घटता है। ये वाली बात सीखनी है हमें, ठीक है। तो मैं आप लोगों से क्या हुआ, कहना चाहता हूं कि आप लोगों से रस समीकरण मिति का जो मतलब हो गया बच्चे, रस समीकरण मिति का मतलब जो हो गया आप लोगों का, वो है अभिकारक के विलुप्त होने की दर, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, होने की दर बोल दो या इसको हम वेग बोल देते हैं, और उत्पादक के बनने की दर, उत्पादक के बनने की दर कैसे होती है बच्चे, बराबर होती है। अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पादक के बनने की दर कैसे होती है, बराबर होती है। जितने समय में अभिकारक की विलुप्त होने की दर, यानी कि अभिकारक का वेग कम हो रहा है, उतने समय में ही उत्पादक का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या बन रहा है, ऐसा मानो, ठीक है, जिसका हम बोलते हैं रस समीकरण मिति, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी बात पर हमारा न्यूमेरिकल है। देखो मैं आओ को देखो मूव करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, देखो कैसे निकालोगे सर इसको आप। तो देखो मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, मान लो एक अभिक्रिया मैंने मानी है, या मैंने माना ए और यहाँ माना बेटा बी, और एरो के बाद क्या बना बच्चे, सी प्लस डी बना, क्या बना, सी प्लस डी बना। अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक कौन कौन है इसमें, एक ए है एक बी है। उत्पादक कौन कौन है, सी और डी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो अभिकारक, समझो आप, अभिकारक
अभिकारक ए के विलुप्त होने का, अभिकारक ए के विलुप्त होने का वेग, ठीक है, अभिकारक ए के विलुप्त होने का वेग, वेग बोल दो या क्या बोल दो, दर बोल दो। तो अभिकारक ए के विलुप्त होने का जो वेग होगा वो डेल्टा ए की सांद्रता होगी, अपोन में क्या होता है बेटे, डेल्टा टी। और मैंने आपको बताया था कि समय परिवर्तन के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, तो यहाँ का लगा देंगे माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार जो हमारा बी है वो भी एक अभिकारक है, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा अभिकारक बी के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर या होने का वेग, विलुप्त होने का वेग। अभिकारक, अभिकारक क्या ले लिया हमने, बी ले लिया, तो डेल्टा माइनस डेल्टा बी अपोन में क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी। इसी प्रकार सी क्या है, सी, सी जो है एक उत्पादक है, सी क्या है, उत्पादक है, तो यहां लिखा जाएगा उत्पादक, उत्पादक सी के बनने बनने का वेग, बनने का वेग, सही है। सी क्या हो रहा है, बन रहा है, और बी, ए या बी क्या हो रहा है, घट रहा है। विलुप्त माना हो गया बेटा, गायब हो रहा है। विलुप्त माना क्या होता है, गायब होना। तो ए और बी क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और सी और डी क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो उत्पादक सी के बनने का जो वेग होगा, तो हम क्या लगाएंगे बच्चे, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो प्लस, और प्लस के साथ यहाँ लगा देंगे आपको डेल्टा सी अपोन में क्या, डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार आगे देखते हैं, देखो उत्पादक डी के, उत्पादक डी के बनने का वेग, तो हम बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा डी अपोन में क्या, डेल्टा टी। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि विलुप्त होने का, विलुप्त होने का वेग, किसके विलुप्त होने का सर, अभिकारक, अभिकारक का, अभिकारक का विलुप्त होने का वेग, और उत्पादक, उत्पादक का बनने का वेग, बनने का वेग कैसा होता है, बराबर होता है। यानी जितने समय में अभिकारक का औसत वेग घटता है, उतने समय में उत्पादक का औसत वेग क्या होता है, बनता है। तो इस समीकरण को हम, इस समीकरण को हम इस टाइप से भी देखो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, माइनस डेल्टा ए अपोन में डेल्टा टी बराबर किसका रखा जाएगा, जितने समय में ये विलुप्त हो रहा है उतने समय में ए और बी विलुप्त हो रहे हैं, उतने उतने ही समय में सी और डी क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो सबके मान अगर मैं बराबर रख दूंगा, तो डेल्टा, देखो डेल्टा बी अपोन में क्या, डेल्टा टी बराबर, प्लस डेल्टा सी अपोन में क्या, डेल्टा टी बराबर, प्लस डेल्टा डी अपोन में क्या, डेल्टा टी, ठीक है। ये सब क्या हो गया, देखो ये सब निकल गया, हमारा वेग निकल गया, क्या निकल गया, वेग। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस में, तो ये किसका, अभिकारक के विलुप्त होने की दर या वेग होगा। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी माइनस में, तो यह है अभिकारक बी के विलुप्त होने का दर है, और प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये उत्पादक के बनने का दर, बनने का वेग है। प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये उत्पादक डी के बनने का वेग है। तो सारे वेग आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो रहे होते हैं। तो एक समीकरण हमने ये बना दिया, देखो ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए क्या बन गया बताओ, ये मेन फार्मूला बन गया। अगर सर कुछ ऐसा हो कि आपके जैसे अभिकारक ए तथा बी थे, प्लस एरो के बाद क्या था, सी प्लस डी था, उनके आगे अगर कोफिशिएंट दे रखे हो, यानी कि उनके आगे अगर मोल दे रखे हैं, तो सर कैसा करा जाएगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मैंने एक समीकरण और मानी, देखो मैंने माना कि ए और प्लस बी दोनों अभिकारक हैं, उत्पादक के बाद सी और प्लस मानो डी बन गया, क्या बन गया बताओ, डी बन गया। सर इसके अगर कोफिशिएंट दे रखे हैं m1, m1, और इसके दे रखे हैं, चलो m1 की जगह n1 मानते हैं, इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं n1, इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं n2, इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं m1, और इसके दे रखे हैं m2। यानी कि अभिकारक ए के जो कोफिशिएंट हैं वो n1 है, अभिकारक बी के जो मोल हैं वो n2 हैं, उत्पादक सी के जो मोल हैं वो m1 है, और उत्पादक डी के जो मोल हैं वो क्या है, m2 है। तो सर वेग कैसे निकलेगा, तो जैसा भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभिकारक
अभिकारक ए के विलुप्त होने का वेग, सही है, क्या लाएंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब सर बात रही सर इस N1 की, ये आगे जो मोल दे रखे हैं इसका मतलब क्या है, तो सर आपके अभिकारक या आपके उत्पादक हों में उसके आगे अगर आपके मोल दे रखे हैं तो आप उन मोल को कहाँ लेकर जाओगे बच्चे, बटे में ले जाओगे, कहाँ लेकर जाओगे, बटे में। ये बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। जो ये स्टैइकोमेट्री कोफिशिएंट है, इसको बोलेंगे स्टैइकोमेट्री कोफिशिएंट, उसको हमें कहाँ में लेकर जाना है बेटे, बटे में लेकर जाना है, चाहे आपका प्लस, हाँ सॉरी, कहाँ लेकर जाना है आपको, बटे में लेकर जाना है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखो आगे अगर मैं बात करूँगा अभिकारक, फिर आगे बात करेंगे हम अभिकारक बी के, अभिकारक बी के विलुप्त होने का वेग, अभिकारक बी के विलुप्त होने का वेग, तो माइनस का 1/n2, ठीक है, माइनस का 1/n2, माइनस क्यों लगाया सर, अभिकारक की दर, सॉरी अभिकारक का जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ क्या होती है, विलुप्त होती है, इसलिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लिखा जाएगा, डेल्टा बी अपॉन में क्या, डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार सी की बात करेंगे तो सी क्या है, एक उत्पादक है, उत्पादक सी के बनने का वेग, सी के बनने का वेग, तो प्लस रहेगा, उत्पादक है तो 1/m1 और डेल्टा सी अपॉन में क्या, डेल्टा टी। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अगर मैं आगे देखूं, उत्पादक डी के बनने का वेग, उत्पादक डी के बनने का वेग, तो वही प्लस 1/m2, सही है। उत्पादक डी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादक डी की बात कर रहे हैं। तो आगे जो मोल हैं वो काय में चले आएंगे, बटे में चले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन में क्या, डेल्टा टी, ठीक है। सभी वेग आपस में बराबर होते हैं, सभी वेग आपस में कैसे होंगे बताओ, बराबर होंगे। विलुप्त होने का वेग और बनने का वेग कैसा होता है, बराबर होता है। सबको कैसे रख देंगे हम, बराबर रख देंगे। तो माइनस का 1/n1, ठीक है, डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन में क्या, डेल्टा टी, बराबर माइनस का 1/n1 डेल्टा बी अपॉन में क्या बच्चे, डेल्टा टी, बराबर प्लस, इसको रखो 1/m1 डेल्टा सी अपॉन में क्या, डेल्टा टी, बराबर प्लस 1/m2 डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। ये इस प्रकार से एक समीकरण हमारी बनकर आ गई, ठीक है। तो आप बिल्कुल चीज़ों को समझो कि ये हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है। ये एक समीकरण हमारी बनकर आ गई है, तो इसको हटाते हैं। ये एक हमारी समीकरण बनकर आ गई। अब इस समीकरण के अंदर हमें न्यूमेरिकल दे रखोगे बच्चे, क्या दे रखोगे, देखो न्यूमेरिकल दे रखोगे समीकरण के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँगा इस समीकरण के लिए, जो ये समीकरण दे रखी है उसका वेग जो निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मानो कि यहाँ पर मैंने, हाँ चलो 2HI ले लिया, 2HI, और एरो के बाद जो बना बच्चे वो बना H2, और प्लस क्या बनेगा, I2 बनेगा। क्या बनेगा, I2। हाइड्रोजन आयोडाइड के अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड का विखंडन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयोडीन भी बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायरेक्टली वेग निकालूं, सही है, अगर मैं वेग निकालूं तो -1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 डेल्टा एच आई अपॉन में क्या, डेल्टा टी, बराबर, ठीक है। डायरेक्ट निकालो, अब तो मान को डायरेक्ट निकालो, प्लस यहाँ क्या रहेगा, प्लस इसके मोल कितने हैं, एक को लिखो या मत लिखो, एक माना जाएगा, तो डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी, बराबर प्लस आई पे आ जाओ, तो डेल्टा I2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमने एक इस अभिक्रिया के लिए क्या बना दिया बच्चे, इस अभिक्रिया के लिए बना दिया हमने वेग। इस टाइप से आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से बातों को सीखना है, ठीक है। ये इस टाइप से हमने देखो इसका वेग बना दिया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल अगर हम और लें, मैं देखो अगर मैं मानता हूँ कि ये कौन सी गैस है बच्चे, ये नाइट्रोजन गैस है, और ये गैस कौन सी बच्चे, हाइड्रोजन गैस है।
नाइट्रोजन गैस का एक अणु है और हाइड्रोजन गैस के कितने अणु हैं बेटे? 3 अणु हैं। ठीक है, आगे जो बनेगा वो बनेगा 2NH3। क्या बनेगी? अमोनिया गैस बनेगी। ऐसा माना मैंने, क्या बनेगी? अमोनिया गैस बनेगी। तो अगर मैं इसका बेग निकालूंगा बच्चे, अगर मैं इसका देखो बेग निकालूंगा तो क्या आ जाएगा?